अपनी टीम को लीडर्स की एक टीम बनाएं। कोई भी व्यक्ति जिसका वर्क वीक बोरियत से भरा रहता है वह इस स्टैटिस्टिक्स से सरप्राइज नहीं होगा कि एम्प्लॉइज की लो प्रोडक्टिविटी के कारण अमेरिका में प्रतिवर्ष $550 बिलियन का नुकसान होता है और भारत भी इससे अछूता नहीं है दोस्तों। दुखद सच यह है दोस्तों कि कई एम्प्लॉइज अपनी वर्क प्लेस से पूरी तरह से डिसएंगेज्ड महसूस करते हैं। वे अपने बॉस के द्वारा उन्हें दिए गए एक बेयर मिनिमम काम से अधिक करने के लिए मोटिवेटेड नहीं हो पाते हैं। लेकिन यदि एक सफल कंपनी को बिल्ड करना आपका गोल है तो बेयर मिनिमम काम इसे पूरा नहीं करेगा। आपको उन एम्प्लॉइज की जरूरत है जो अपने काम को चाहते हैं, उसकी जिम्मेदारी लेते हैं और जो कंपनी को बेहतर बनाने के लिए बिना बोनस या इनाम के अपने स्वयं के तरीकों को तलाश करते रहते हैं। दूसरे शब्दों में दोस्तों, आपको लीडर्स की एक टीम की जरूरत है। यह बुक आपके एम्प्लॉइज को अधिक सेल्फ सफिशिएंट बनाने के साथ साथ ऑफिस में नई इंस्पिरेशन और आइडियाज को लाने के लिए उन्हें मोटिवेट करने के तरीके बताती है। यह बुक आपको बताएगी दोस्तों कि आपकी टीम को लगातार नई चीजें क्यों सीखनी चाहिए, अपने ऑफिस के डिजाइन में क्या सुधार करें, अपने पूरे ऑफिस को एक अच्छे पर्पस के लिए एकजुट करने का क्या तरीका है। दोस्तों, शेयर लीडरशिप की 5 स्टेजेस क्या हैं, आइए सुनते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप ऑफिस में हैं और यह दोपहर का वक्त है। कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइपिंग और घूरने के 4 घंटे के बाद आपको कैसा महसूस होता है? संभावना है दोस्तों आप बहुत बोरियत महसूस कर रहे हों। आपके पास प्रोबेबली ऐसे मूवमेंट्स भी आए होंगे जब आप अपने कंप्यूटर को छोड़कर अपने कोवर्कर्स को ऑफिस में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, शामिल होने के लिए इंस्पायर करते हैं। आप एक टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, किसी हिरार्की का नहीं। आप लीडर्स की एक टीम के मेंबर बनना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि ज्यादातर ऑफिसेस में होता है, आपके बॉस के पास ही डिसीजन लेने के सभी पावर्स हैं। तब आप क्या करेंगे? आपका वर्क प्लेस सिर्फ टीम डेवलपमेंट मॉडल की पहली स्टेज पर हो सकता है दोस्तों। स्टेज 1, ध्यान से सुनिएगा, वह हिरार्कियल मॉडल है स्टेज 1 जिसको हम सब फॉलो करते हैं। इसमें एक लीडर होता है और उसके ऑर्डर्स मानने वाली सबऑर्डिनेट्स की एक टीम भी होती है। तो आप इस स्टेज से आगे कैसे बढ़ते हैं? सबसे पहले यह जानना इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अगली स्टेज दिखती कैसी है। तो आइए स्टेज नंबर 2 को समझते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन की कल्पना करें जो लीडर की एक टीम को डेवलप करने के लिए एग्री हो गया है। तो दोस्तों, वर्क रिलेटेड इश्यूज पर किसी एक ऑफिशियल को अब फैसला नहीं करना है, बल्कि टीम के प्रत्येक मेंबर के पास इक्वल राइट्स हैं। यह वह स्टेज है जिसके दौरान चेंज वास्तव में शुरू होते हैं। फॉलोइंग स्टेजेस में केवल उस इनिशियल चेंज का आइडियल रिजल्ट आता है। उदाहरण के लिए स्टेज 3 में नए लीडर्स अपनी टीम की जिम्मेदारी क्रिएट करने और जिम्मेदारी लेने के बारे में सोचना शुरू करते हैं, मे बी बाय रिक्रूटिंग यानी न्यू मेंबर्स को भर्ती करके। स्टेज 4 में चेंज जारी रहता है क्योंकि अधिक से अधिक टीम के सदस्य रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देते हैं और वो एक लीडर की भूमिका निभाना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के लिए, अपने मैनेजमेंट से असाइनमेंट मिलने का वेट करने के बजाय आप खुद एचआर को अप्रोच करते हैं और ओपन पोजीशन भरने के लिए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन शुरू कर देते हैं। दोस्तों, स्टेज 5 तक पूरी तरह से शेयर्ड लीडरशिप का गोल महसूस किया जाता है और प्रत्येक एम्प्लॉय अपनी जिम्मेदारी की समझ से भरा हुआ होता है, क्योंकि हर कोई जानता है कि कंपनी के प्रोसेसेस के अनुसार लोगों को कैसे रिक्रूट करना है। हर लीडर को एक पर्पस देने के लिए अपनी टीम को डिजाइन करें। दोस्तों, डिजाइन का वास्तव में ऑर्गेनाइजेशन के कई एस्पेक्ट्स पर भी एक मेजर इन्फ्लुएंस होता है। इसके बारे में बेहतर समझ पाने के लिए फॉलोइंग क्वेश्चंस पर विचार करें। आपकी टीम में कितने सदस्य हैं? आप इंटरव्यू प्रोसीजर्स को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? आप कंपनी के विजन और मिशन को कैसे डिफाइन करते हैं? फंडामेंटली ये सभी डिजाइन के क्वेश्चन हैं दोस्तों। तो फिर यह क्वेश्चन भी उठता है कि डिजाइन का अल्टीमेट गोल क्या है? शेयर्ड सेंस ऑफ पर्पस लोगों को एकजुट करने में हमारी मदद करता है दोस्तों। हम सब चाहते हैं कि हमारी नौकरी मीनिंगफुल हो, जिससे हम दुनिया पर पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकें। यह जानना कि हमारा काम मीनिंगफुल है, इससे हमें अधिक एनर्जी और सैटिस्फैक्शन मिलता है दोस्तों। उदाहरण के लिए, जब आपके एम्प्लॉय से पूछा जाए कि वह क्या करते हैं, तो आप चाहते हैं कि वह पर्पसफुली आंसर करे। फॉर एग्जाम्पल, एक न्यूली अपॉइंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये ना कहे कि मैं बस डीबगिंग यानी सॉफ्टवेयर फाइल के एरर्स ठीक करता हूं, बल्कि इसके बजाय वो यह कहे
कि मैं वेबसाइट की यूजेबिलिटी में इंप्रूवमेंट करता हूं। ये एक उदाहरण है दोस्तों, पर ऐसा कहना बहुत डिफरेंस ला सकता है। दोस्तों, जब तक कंपनी का हर एक एम्प्लॉय खुद को हायर पर्पस से जुड़ा हुआ महसूस नहीं करता या उनको उनका काम मीनिंगफुल नहीं लगता, तब तक वो अपना काम पूरी एनर्जी के साथ नहीं करेंगे। हर इंडिविजुअल मेंबर के हायर पर्पस के साथ एक क्लियरली कम्युनिकेटेड मिशन के थ्रू टीम ऑफ लीडर्स पूरी तरह से एकजुट हो जाती है। दोस्तों, हर इंडिविजुअल मेंबर के हायर पर्पस के साथ एक क्लियरली कम्युनिकेटेड मिशन के थ्रू टीम ऑफ लीडर्स पूरी तरह से एकजुट होती है। जैसे हम अमेरिकी वेटरन्स को सपोर्ट करते हैं। जब आप इस तरीके के स्लोगन बोलते हैं तब पूरी टीम एकजुट होती है। लेकिन आपकी टीम को चलाने का एक आइडियल तरीका एक टीम वैल्यू क्रिएशन मॉडल को इंप्लीमेंट करना है। यह एक ऐसी अप्रोच है जहां आपकी टीम एक मिनी बिजनेस के रूप में काम करती है। इसमें टीम के मेंबर्स को अधिक इंफॉर्मेशन और इनसाइड नॉलेज को एक्सेस करने की परमिशन दी जाती है। अपने खुद के मिनी बिजनेस यानी कि उस मिनी बिजनेस के बॉस होने के कारण टीम लीडर्स के पास फाइनेंशियल डेटा एक्सेस और बैलेंस शीट्स में इनसाइट्स के भी परमिशन हो सकते हैं। इससे आपको अपनी टीम के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने और उसके साथ एंगेज करने में बहुत हेल्प मिल सकती है और ये रियलिटी में कंपनी के प्रति ओनरशिप के फैक्टर को भी बढ़ाता है। दोस्तों, यह बढ़ी हुई एम्प्लॉय एंगेजमेंट ना केवल उनके सेटिस्फेक्शन को बढ़ावा देगा बल्कि यह कस्टमर सेटिस्फेक्शन को भी बूस्ट करेगा। कस्टमर सेटिस्फेक्शन को भी बूस्ट करेगा? यस, पर कैसे? आइए सुनते हैं। दोस्तों देखिए, जब एक ऑर्गेनाइजेशन हाई लेवल पे काम करती है तो कस्टमर को भी यूजुअली फायदा होता है। जब एम्प्लॉय अधिक प्रोडक्टिव होते हैं तो वे जल्दी रिस्पॉन्ड करने और क्विकली अपडेट करने में कैपेबल होते हैं, तो कस्टमर भी उनको मिलने वाली क्विक सर्विस पाकर खुश रहते हैं। पूरी टीम को बढ़ावा देने के लिए हर लीडर के इंसेंटिव को अलाइन करें। अब हम जानते हैं कि आपकी टीम के हर लीडर का अपना खुद का ओन पर्पस होना चाहिए, बल्कि यह भी इंपॉर्टेंट है कि यह इंडिविजुअल पर्पसेस टीम के मेंबर्स को एक साथ काम करने का मौका देते हैं, ना कि एक दूसरे के खिलाफ। दूसरे शब्दों में, आपको अपनी टीम के मेंबर्स के बीच अलाइनमेंट रखना बहुत जरूरी है। अलाइनमेंट का मतलब क्या है दोस्तों? कि आपकी टीम और उसके एलिमेंट्स एक साथ कैसे काम करेंगे यह समझना बहुत जरूरी है। अलाइनमेंट कैसे दिखता है, इसके बारे में बेहतर आइडियाज प्राप्त करने के लिए हम पहले एक अनअलाइंड टीम पर विचार करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि वह अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट लाने के लिए फोकस कर रहा है, लेकिन असल में क्वालिटी इंप्रूव करने पर थोड़ा ही फोकस किया जाता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर ज्यादा फोकस किया जाता है। मैनेजमेंट मीटिंग्स में भी फोकस काम की क्वालिटी पर होता है, ना कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट पर। और एंड ऑफ द ईयर जब बेस्ट टीमों को बोनस दिया जाता है तब भी उन्हें ही रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है जो प्रोडक्टिविटी में हाईएस्ट थे पर क्वालिटी में कम थे। इस अनअलाइंड सिचुएशन ने केवल एम्प्लॉयज के इस डाउट को कंफर्म किया है कि मैनेजमेंट क्वालिटी के बारे में वास्तव में परवाह नहीं करता है। कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स आखिरकार अपनी गलती का एहसास करते हैं, लेकिन वे एम्प्लॉयज के ट्रस्ट को खो देते हैं और इस ट्रस्ट को दोबारा बनाने में कई साल लग जाते हैं। दोस्तों, तो इससे कैसे बचा जा सकता है? दोस्तों, बहुत सिंपल है, अलाइनमेंट बनाकर। ऊपर दिए गए एग्जाम्पल में मैनेजमेंट को हायर क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने के डायरेक्शन में टीमों को अलाइन करना चाहिए। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट को चेक करना चाहिए कि कौन से प्रिंसिपल्स, स्ट्रैटेजीज, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स और टेक्नोलॉजीज पर फोकस करके टीम अपनी क्वालिटी को इंप्रूव कर सकती है। मैनेजमेंट को यह भी कंसिडर करना चाहिए कि कौन सा रिवॉर्ड टीम को हायर क्वालिटी प्रोड्यूस करने के लिए मोटिवेट करेगा। यदि सभी ने क्वालिटी के लिए एफर्ट्स किए होते हैं तो सभी डिजाइन और बिहेवियरल इंसेंटिव्स भी टीम के अकॉर्डिंग होते हैं दोस्तों। और इसका मतलब यह होगा कि हर कोई एक ही गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहा होगा। अपनी टीम को उन सभी नॉलेज का एक्सेस दें जो उनके लिए जरूरी है। नॉलेज इज पावर। आपने शायद इस पुरानी कहावत को सुना होगा। यह एक रिमार्क से बहुत अधिक है दोस्तों। वास्तव में जब आपकी टीम के वर्क के बारे में बात आती है तो यह प्रोवर्ब नॉलेज इज पावर इनक्रेडिबली रिलेवेंट है। प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन में दोस्तों ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज है, अर्थात यह हर टीम मेंबर की इनर नॉलेज का सम होता है। ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज को भी की नॉलेज में ब्रोक किया जा सकता है, जो हमें बताता है कि कस्टमर के लिए वैल्यू कैसे बनाई जा सकती है। कंपनी में फैक्ट्स और रूटीन्स को मेंशन करने वाली नॉलेज को कोडिफाइबल नॉलेज से रेफर किया जाता है और बिलीव्स एंड एक्सपर्टाइज को एक्सप्लेन करने वाली नॉलेज को टैसिट नॉलेज कहा जाता है।
यह दोनों कस्टमर सर्विस के लिए वैल्यू क्रिएट करती है। आइए देखें कि क्यों ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज इंपॉर्टेंट है और ये कैसे काम करती है। कल्पना कीजिए कि आपके कॉल सेंटर में दो लोग एक साथ काम करते हैं जिन्हें हम एंटोन और बर्टा कहते हैं। एंटोन और बर्टा के पास की नॉलेज है, लेकिन क्या होगा अगर एंटोन और बर्टा बीमार हो जाएं तो? और आपको टॉम नामक ग्राहक से एक कॉल प्राप्त होता है जिसका क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया है। आपकी कंपनी हैंडबुक में कहीं ना कहीं क्रेडिट कार्ड पर एक सेक्शन होगा। यह कोडिफाइबल ज्ञान जो कि टॉम को मदद कर सकता है, लेकिन कोई भी आपको यह नहीं बताता कि यह कहां है। और यदि आप एंटोन से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, यानी उसकी सलाह नहीं ले पा रहे हैं, तो आप टैसिट नॉलेज को एक्सेस करने में असमर्थ हैं और आपका टॉम का खोए हुए क्रेडिट कार्ड का मनी सेफ होने का 99% यकीन इनसफिशिएंट होगा। और दोस्तों, यह टॉम को भी बेटर फील करने में हेल्प नहीं करेगा और इसलिए टॉम डेफिनेटली आपकी कंपनी के बारे में अच्छा नहीं सोचेगा। तो दोस्तों, क्लियरली इस मॉडल में कुछ गलत है। इसलिए हर टीम मेंबर को एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ नॉलेज को स्टोर करने के बजाय आपका गोल आपकी कंपनी के हर टीम मेंबर्स के लिए टैसिट, कोडिफाइबल एंड की नॉलेज इक्वली एक्सेसिबल बनाना होना चाहिए। आप ये कैसे इंश्योर कर सकते हैं, आइए सुनते हैं। लर्निंग को फैसिलिटेट करना इसका सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग मेथड्स जैसे मैनुअल, कस्टमर रिसर्च और वीडियोस कोडिफाइबल नॉलेज को सिखाने में मदद कर सकते हैं। दूसरी ओर अनस्ट्रक्चर्ड लर्निंग मेथड्स जैसे कि स्टोरी टेलिंग, रोल प्लेइंग और पर्सनल रोटेशन टैसिट नॉलेज के आदान प्रदान को बढ़ाते हैं, क्योंकि इनसे एक्सपीरियंसेस शेयर किए जाते हैं। आपके लीडर्स को एक ऐसे वर्किंग प्लेस की जरूरत है जो उन्हें सपोर्ट करे। दोस्तों, क्या आपने कभी ऑफिस क्यूबिकल्स की भूल भुलैया में फ्लोरोसेंट लाइटनिंग की हार्श चमक के नीचे काम करने का अनफॉर्चुनेट एक्सपीरियंस लिया है? हमें से बहुत से लोगों ने तो लिया है दोस्तों, और ये एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता है, ये भी वो जानते हैं। एक वर्किंग स्पेस में ऐसा वातावरण होना चाहिए जहां आपकी कंपनी के मिशन और आपके कस्टमर्स की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट दिया जाता हो। एक लीडर्स की टीम को ग्रो करने के लिए हमें इंटीरियर डेकोरेशन से थोड़ा और अधिक पावरफुल होना होगा दोस्तों। हम इसे विजुअल मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो हम कहां से शुरू कर सकते हैं? पहली बात यह है कि वर्कप्लेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें ऐसा क्या करना चाहिए ताकि आइडियाज और इंस्पिरेशन का एक्सचेंज किया जा सके। प्रत्येक टीम मेंबर के लिए अलग अलग कमरे होने के बजाय एक खुला येट क्लोज नेट लेआउट क्यों ना बनाया जाए? वहीं दीवारों पर प्रेजेंट प्रॉब्लम्स और पॉसिबल सॉल्यूशंस को डिस्प्ले कराने वाले चार्ट लगाने से भी बहुत हेल्प मिल सकती है दोस्तों। एडिशनली, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस को दर्शाते हुए व्हाइट बोर्ड टीम मेंबर्स को अप्रिशिएट फील करवा सकता है दोस्तों। और इसी प्रकार से विजुअल मैनेजमेंट भी एक टीम के अलाइनमेंट को बूस्ट कर सकता है। तो दोस्तों, ऑफिस स्पेस का क्लेवर यूज आपके कस्टमर्स को पावरफुल मैसेजेस भेज सकता है और आपके मिशन की आउटलाइनिंग दिखाते हुए कुछ डिस्प्ले भी पॉजिटिव मैसेज भेज सकते हैं। कस्टमर के हैंड रिटन फीडबैक्स हर कस्टमर को वेलकम एंड रिस्पेक्टेड फील कराते हैं। क्यों ना आप इसको ट्राई करें? दोस्तों, इन आइडियाज को इस ऑडियो में बार बार रिमाइंड करके सुन सकते हैं और फिर डिसाइड करिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या कुछ फिट इन हो सकता है। बट प्लीज इंप्लीमेंट जरूर करिए दोस्तों। इससे ही आपकी कंपनी में जो एम्प्लॉइज के अंदर ओनरशिप का भाव आप लाना चाहते हैं वो निश्चित ही आ पाएगा। मैं आदि गुरुदास एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं दोस्तों। मैं कई कंपनीज में ये करवा के देख चुका हूं और बहुत जबरदस्त पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आए हैं उन कंपनीज के अंदर। तो दोस्तों, फाइनल समरी में मैं इस किताब से मुख्य मैसेज आपके सामने फिर से दोहराना चाहूंगा। आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लीडर्स की एक टीम बनाना सिर्फ 5 स्टेप दूर है, तो ऊपर बताए गए 5 स्टेप्स को जरूर फॉलो करें। सैवी टीम डिजाइन, शेयरिंग ऑफ नॉलेज और स्ट्रॉन्ग विजुअल मैनेजमेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एक शेयर्ड पर्पस के लिए काम करती हुई अलाइंड और उत्साही टीम के रूप में डेवलप करेगा दोस्तों, बहुत सारी कंपनीज चाहती है कि एम्प्लॉयज के अंदर ओनरशिप का भाव आए। तो इस किताब को बार बार सुनिए और मुझे लगता है कि अगर आप इन टिप्स को इंप्लीमेंट करेंगे तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपकी कंपनी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक चैंपियन बने।